हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम टॉपिक करते हैं अरस्तु। अरस्तु का जन्म एथेंस से उत्तर में स्टेगिरी नामक नगर में 384 ईस्वी में हुआ था। अरस्तु ने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से उनकी पुस्तकें बहुत अधिक प्रसिद्ध भी हुई। अरस्तु की दो पुस्तकें थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी। पहली पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स, दूसरी पुस्तक थी इथिक्स। अरस्तु ने अज्ञानात्मक पद्धति को अपनाया। यह पद्धति उसकी विशेष से सामान्य की ओर जाती थी। अरस्तु ने इसके अलावा ऐतिहासिक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति आदि पद्धतियों को भी अपनाया। अरस्तु ने बड़े ही सोच समझकर अपनी पुस्तकों का निर्माण किया। अरस्तु राज्य की अवधारणा के बारे में अपनी पुस्तक में बताता है कि राज्य संबंधी विचार उसकी पुस्तक राजनीति में पाए जाते हैं। बताता है कि राज्य की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से होना चाहिए, राज्य की प्रकृति और विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, राज्य के उद्देश्य और कार्य किस प्रकार से होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो अरस्तु बताता है वो है राज्य की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से किया जाना चाहिए। जो अरस्तु के समय था, यूनान राज्य में दैवीय सिद्धांत प्रचलित था। उस समय दैवीय सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसे अरस्तु अच्छा नहीं मानता था। अरस्तु ने अपना राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत खुद दिया। अरस्तु का जो राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत था वो दो मूल विचारों पर आधारित था। पहला विचार था मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जो स्वभाव से ही राज्य के कार्यों के लिए बना है। जो दूसरा विचार था वो था राज्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने समुदायों के नियंत्रण विकास का अंतिम परिणाम है। जो पहला पॉइंट है, आगे हम इसको डेफिनेशन देते हैं, मनुष्य पर निर्भरता। अरस्तु के अनुसार मनुष्य अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होता है। अरस्तु कहता है कि राज्य में शामिल नहीं होते जो राज्य में शामिल नहीं होते वो या तो पशु होते हैं या देवता होते हैं। मनुष्य राज्य में शामिल होता है। मनुष्य अकेला अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, उसे अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे राज्य की उत्पत्ति होती है। जो दूसरा पॉइंट राज्य की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण अरस्तु बताता है वह है परिवार की उत्पत्ति। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति पत्नी और संतान के अलावा दास भी शामिल होते हैं। अरस्तु स्त्रियों और पुरुषों को प्राकृतिक बनावट मानता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वे परिवार नामक संस्था का उदय करते हैं। अरस्तु ने परिवार में दास की गणना को प्राकृतिक नियमों के अनुकूल माना है। जो तीसरा पॉइंट है जिससे राज्य की उत्पत्ति होती है वह है ग्राम की उत्पत्ति। अरस्तु कहता है कि जब दो या दो से अधिक परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लग जाते हैं, अपनी आवश्यकताएं एक दूसरे की मदद से पूरा करते हैं, तो वे अपनी आवश्यकताओं के साथ धार्मिक उत्सुक और मनोरंजन भी साथ मनाते हैं, तो उससे एक ग्राम की उत्पत्ति होती है। और लास्ट में अरस्तु कहता है कि राज्य की उत्पत्ति। कुछ समय बीतने के बाद लोगों ने यह अनुभव किया कि उनकी आवश्यकताएं एक ही गांव से पूरी नहीं हो सकती है, उन्हें एक दूसरे गांव की मदद लेनी ही पड़ेगी। तो राज्य की उत्पत्ति उसी से हुई और राज्य अस्तित्व में आया। इसी प्रकार निष्पक्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु की राज्य की उत्पत्ति मानव स्वभाव का परिणाम मात्र है। अरस्तु मानता है कि परिवार की उत्पत्ति हुई, फिर ग्राम की उत्पत्ति हुई, अंत में राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना। पहली आलोचना है राज्य राजनीतिक तत्वों की उपेक्षा। अरस्तु ने राजनीति को परिवार तथा ग्राम जैसी संस्था माना है, लेकिन उसने राज्य की उत्पत्ति में सहयोग शक्ति, राजनीतिक चेतना जैसे राजनीतिक तत्वों का उल्लेख नहीं किया है। विवरण में अंतर विरोधी। अरस्तु एक तरफ तो ग्राम में राजा का पद बताता है, लेकिन दूसरी तरफ वह इसे राजनीतिक संगठन भी नहीं मानता है। इसी प्रकार वह अपने विचारों में ही उलझा हुआ है। प्रथम सामाजिक संगठन परिवार नहीं है। अरस्तु परिवार को प्रथम सामाजिक संगठन नहीं मानता है, लेकिन आलोचक इस बात की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि पहले राज्य की स्थापना नहीं हुई है, पहले परिवार की स्थापना हुई, बाद में राज्य की स्थापना हुई थी। हम बात करते हैं अरस्तु के राज्य की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में। जो पहला पॉइंट है उसमें वो है राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। वह इस बात का विरोध करता है कि यह एक कृत्रिम संस्था है। जो दूसरा है वो इसमें बताता है कि राज्य की जड़ मानव स्वभाव में है। अरस्तु यह मानता है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। राज्य की उत्पत्ति उसके स्वभाव के कारण हुई है।
प्रकृति के राज्य को ही एक ऐसा संगठन माना है कि वे अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग कर सकता है। प्रकृति ने मानव को विवेक युक्त व्यक्ति बनाया है और उसे अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दी है। जो सेकंड पॉइंट है वह है अन्य प्राकृतिक संस्थाओं से विकसित संस्था। अरस्तु के अनुसार यदि समाज के पूर्ववर्ती प्रकार प्राकृतिक है तो राज्य भी प्राकृतिक है, क्योंकि यह उसका अंतिम प्रकार है तथा किसी वस्तु की प्रकृति उसका पूर्ण विकास होता है। सेकंड जो पॉइंट है वह है राज्य व्यक्ति से पहले का संगठन है। अरस्तु का मानना है कि राज्य व्यक्ति से पहले की संस्था है। वह मानता है कि राज्य पहले आया, व्यक्ति बाद में। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर पहले आया और अंग बाद में, ठीक उसी प्रकार अरस्तु भी राज्य के बारे में यह मानता है। राज्य आत्मनिर्भर संस्था है। अरस्तु यह बात कहता है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। यहाँ वो रोटी कपड़े मकान से इसका मतलब नहीं लेता है, बल्कि वह मानता है कि राज्य पर ही आकर मनुष्य की सारी जरूरतें पूरी होती हैं। राज्य मनुष्य को एक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है। जो तो चौथा पॉइंट है वह राज्य एक बहुलवादी समुदाय है। अरस्तु कहता है कि राज्य जिस प्रकार एक शरीर में एकता के साथ बहुलता पाई जाती है वैसे ही राज्य में भी है। जिस प्रकार शरीर में अनेक अंग होते हैं वैसे ही अंग मिलकर सारे काम करते हैं, ठीक इसी प्रकार राज्य भी होता है। राज्य में अनेक अंग होते हैं, अगर वो मिलकर काम करते हैं तो राज्य की स्थापना हो सकती है। इसी प्रकार वह कहता है कि राज्य एक बहुवादी समुदाय है। राज्य के आंगिक सिद्धांत। अरस्तु मानता है कि राज्य एक आंगिक सिद्धांत है। अरस्तु का मानना है कि राज्य को शरीर जीवधारा मानता है। जिस प्रकार शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं जो मिलकर कार्य करते हैं। इसीलिए अरस्तु ने राज्य को आंगिक सिद्धांत माना है। राज्य में विविधताओं में एकता। अरस्तु यह मानता है कि राज्य में विभिन्नताओं में एकता होनी चाहिए। अगर राज्य में अनेक जाति धर्म क्षेत्र के लोग रहते हैं तो उनमें एकता होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक चित्रकार अपने चित्र में विभिन्न रंगों से भरता है और वह बहुत अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में विविधताओं में एकता पानी चाहिए। राज्य विवेक से उत्पन्न। मनुष्य तर्कशील और विवेक युक्त व्यक्ति है जिसमें सोचने व समझने की अक्षमता है। वह अच्छाई व बुराई को अच्छी तरह से समझ सकता है। मनुष्य ने सामुदायिक जीवन को अपनाता है जिसके परिणाम स्वरूप परिवार, ग्राम और राज्य की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अरस्तु राज्य को विवेक से उत्पन्न मानता है। आठवां जो पॉइंट है वह है नगर राज्य सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संस्था। अरस्तु राज्य को ही सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन मानता है। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुण और पूर्णता में एक साझेदारी मानता है। राज्य एक कर्मिक विकास है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक कर्मिक विकास है। जिस प्रकार शरीर अंगों के साथ मिलकर विकास करता है, ठीक उसी प्रकार राज्य भी अनेक तत्वों से मिलकर विकास करता है। अंत में राज्य के दर्शन होते हैं। राज्य की प्रकृति और विशेषताओं की आलोचना है। राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती नहीं है। अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति से पहला है, लेकिन आलोचक उसे गलत मानते हैं। वह कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का जन्म हुआ, पहले व्यक्ति का जन्म हुआ, बाद में राज्य की उत्पत्ति हुई थी। राज्य एक सव्यक नहीं है। अरस्तु कहता है कि राज्य एक सव्यक नहीं है, शरीर की बात ही नहीं है, लेकिन आलोचक इसे गलत मानते हैं और कहते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है। व्यक्ति की चेतना और स्वतंत्रता राज्य से अलग है। राज्य के शरीर की बात ही नहीं हो सकती है। आधुनिक युग की दृष्टि से आलोचना। अरस्तु कहता है कि राज्य आत्मनिर्भर है। राज्य अपनी सारी आवश्यकता को खुद पूरी कर सकता है, लेकिन आलोचक इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि कोई भी राज्य खुद से सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, बल्कि उसे दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना की गई है। राज्य के उद्देश्य और कार्य। अरस्तु बताता है कि राज्य के क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या कार्य हैं और राज्य में किन किन कमियों को दूर करना चाहिए। अच्छाई को प्रोत्साहन। अरस्तु के अनुसार राज्य को अच्छाई को प्रोत्साहन देना चाहिए, नागरिकों को नेक बनना चाहिए। उसका कार्य है कि न्याय की स्थापना करनी चाहिए। अवकाशपूर्ण जीवन का निर्माण। अरस्तु यह मानता है कि लोगों को अवकाश मिलना चाहिए। अवकाश का मतलब यहाँ निठल्लेपन से नहीं है, बल्कि ऐसे कार्यों से है जो लोगों में सद्गुण ला सके, जैसे शासन करना, विज्ञान, दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना आदि। सर्वगुण गुणों का विकास। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति में सर्वगुणों का विकास करता है। वह नागरिकों को सद्गुणी बनाता है। नागरिकों का ज्ञान। अरस्तु राज्य को नागरिकों के कल्याण का साधन मानता है। अरस्तु मानता है कि राज्य का उद्देश्य
मनुष्य की शक्ति में विद्यमान होना चाहिए। भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु के द्वारा दिए गए राज्य के उद्देश्य कार्यों को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। अरस्तु के द्वारा दिए गए जो राज्य के उद्देश्य व कार्य हैं, इनके बारे में किसी भी आलोचक ने आलोचना नहीं की है, क्योंकि यह तर्कपूर्ण है। आज हमने अरस्तु का टॉपिक डाला है। अगर आप लोगों ने हमारे प्लेटो के टॉपिक को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे प्लेटो के टॉपिक को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आपको अरस्तु का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।